हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास हमने कवर किया था वो आपके सामने है और यहीं से हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। देखो, बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि कोवेलेंसी क्या होती है, कैसे हम कोवेलेंसी कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एलिमेंट की अगर आपको कोवेलेंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको उसका ग्राउंड स्टेट और उसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। तो एक्साइटेड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में उसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, इनकी कोवेलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केसेस बताए। यहां पर इनके एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके पास फर्दर वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर फर्दर वेकेंट ऑर्बिटल्स होते तो फिर इनकी एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल होती। ठीक, तो इनके एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। फर्दर हमने देखा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी को एक यूनिट से और बढ़ा सकते हैं। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। सिमिलरली ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की। ठीक, चलो मूव करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आता है। ठीक, एल्यूमिनियम को छोड़ रहा हूं, मैं सिलिकॉन से बात कर रहा हूं। आप देखो, जैसे कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p2। सिलिकॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में अगर बात करूं तो होता है 3s2। तो ये आपका 3s ऑर्बिटल है, 3s2 और 3p2। ठीक, तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब देखो, ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी वही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बताओ क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। 3s1 3p 1 2 3 4। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 4 है। लेकिन ध्यान दो, थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है और 3p के बाद कौन होता है, 3d। तो जहां आप कार्बन की बात कर रहे थे यहां पे 2s था, 2p था। 2p के बाद तो कोई और ऑर्बिटल होता ही नहीं है सेकंड शेल में। लेकिन थर्ड शेल में 3s 3p के बाद यहां पर 5 3d ऑर्बिटल्स होते हैं जो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। तो वो d ऑर्बिटल्स यहां पर भी प्रेजेंट होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में भी सिलिकॉन की कॉमन वैलेंसी तो क्या है, 4। ये 4 क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाकर SiCl4 बना लेगा। लेकिन ये अपनी कोवेलेंसी को फर्दर इंक्रीज कर सकता है। बताओ क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब कोई और एलिमेंट इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिलिकॉन के साथ और कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहां पर आप सिंपल से ध्यान रखना, सिलिकॉन कैन इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d orbitals as it can accommodate the incoming electrons in the vacant orbitals। ठीक, तो देखो, अगर हम कार्बन और सिलिकॉन को कंपेयर करें तो कार्बन की भी एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी 4 थी, सिलिकॉन की भी एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी है, 4। लेकिन कार्बन अपनी कोवेलेंसी को फर्दर नहीं बढ़ा सकता है। कार्बन CCl4 बनाता है, सिलिकॉन SiCl4 बनाता है, लेकिन कार्बन CCl4 से आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि SiCl4, अगर मैं SiCl4 को आपसे डिस्कस करूं, SiCl4 ये हमने पहले भी सीख लिया है, सिंस इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, ये एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। और ये 2 क्लोरीन एटम, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। ये दोनों क्लोरीन इसको एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और SiCl6 2- बना सकता है।
तो बताओ यहां पर सिलिकॉन की कोवेलेंसी कितनी हो चुकी है? 6। कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। ठीक, तो ध्यान रखना है डिफरेंस है सेकंड पीरियड, हर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में यही डिफरेंस होगा। जहां किसी सेकंड पीरियड एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, हर थर्ड पीरियड एलिमेंट में क्या होंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी प्रेजेंस की वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जहां कार्बन सिर्फ CCl4 बना सकता है, वहां पर SiCl4 SiCl6 2- भी बना सकता है, अपनी कोवेलेंसी को 4 से 6 इंक्रीज कर सकता है। आई बात समझ में? इसी पे आपसे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग वाले। रीजनिंग वाले कैसे? जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं छोटा सा कि SiCl4 undergoes hydrolysis whereas CCl4 does not. Why? तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है जबकि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बड़ा ही आसान सा आंसर है। अगर आप SiCl4 की बात करो और CCl4 की बात करो तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। बताओ क्या कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर मैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2s1 और ये क्या बनेगा 2p3 1 2 3, क्या कार्बन के पास खाली जगह है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेने की? नहीं है ना। तो यहां पर कोई खाली जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन ले सके। लेकिन वहीं अगर मैं सिलिकॉन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं 3s1 3p3 1 2 3 और यहां पर वेकेंट क्या पड़ा है? 3d ऑर्बिटल्स वेकेंट पड़े हैं। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये जो वाटर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है उसको सिलिकॉन इन ऑर्बिटल्स में बिठा लेगा, अकोमोडेट कर लेगा, अरेंज कर लेगा, और अरेंज कर लेगा तो ये वाटर से रिएक्ट कर सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbitals in silicon, it can accommodate the electron pairs from water molecules, whereas carbon cannot, as it does not have vacant orbitals and therefore CCl4 does not undergo हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो आपको रटना नहीं है, आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है नहीं होता है, जबकि SiCl4 का होता है। तो कोई भी थर्ड पीरियड एलिमेंट हो, सिंस उसके पास हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। तो ये बात सिलिकॉन की कॉपी करो, फिर मिलता है फास्फोरस से और उसको कंपेयर करता है नाइट्रोजन से। फिर देखो, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले नाइट्रोजन की बात कर लेता हूं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3।
तो इसकी तो कोई एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल ही नहीं थी, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हमने कितनी लिखी थी 3। लेकिन वहीं अगर अब मैं फास्फोरस बनाऊं तो बताओ फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, 3s2, पहले ग्राउंड स्टेट लिख रहा हूं 3s2 और 3p3 बनेगा। लेकिन 3p के बाद यहां पर क्या वेकेंट पड़ा हुआ है, 3d ऑर्बिटल वेकेंट है। बताओ क्या यहां एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भाई यहां एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल क्यों नहीं थी, क्योंकि यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं थे। अब आप ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल शिफ्ट हो सकता है, तो फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s1 3p3 1 2 3 और 3d। अब आप देखो, अगर मैं ग्राउंड स्टेट से इसकी कोवेलेंसी लिखूं तो वो आएगी 3, और अगर हम एक्साइटेड स्टेट से इसकी कोवेलेंसी लिखें तो वो कितनी आएगी 5। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया d ऑर्बिटल्स होने और नहीं होने से। जहां नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 हो सकती है, वहीं पर फास्फोरस अपनी कोवेलेंसी को 5 तक इंक्रीज कर सकता है, 5 के बाद फर्दर इंक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ा लेगा, जबकि नाइट्रोजन नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कई क्वेश्चन के आंसर आप यहीं से देखते हो। ध्यान रखना, जहां नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी नहीं बढ़ा सकता है, वहां पे फास्फोरस बढ़ा सकता है। रीजन इज सेम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। फिर से यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बोलता है कि PCl5 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है, क्यों? रीजन सेम, अगर NCl5 बनना है तो नाइट्रोजन को अपनी कोवेलेंसी कितनी करनी पड़ेगी 5, लेकिन नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है 3। तो अगर मैक्सिमम 3 हो सकती है तो वो 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। लास्ट टू लास्ट कितनी होती है 4, जब वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जबकि PCl5 के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, और वेकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को 5 कर सकता है, इसलिए PCl5 बनता है, जबकि NCl5 नहीं बनता है। तो इसका सिंपल सा आप लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन फास्फोरस। तो सिंस फास्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। अब देखो, फास्फोरस के बाद किसका नंबर आता है, सल्फर। ठीक, फिर से वही सारे फंडे, सब कुछ सेम है। आप सल्फर को कंपेयर कर सकते हो ऑक्सीजन से। तो सल्फर का आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3s2 3p4, 1 2 3 and 4, और साथ में 3d ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ है। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से अगर मैं इसकी कोवेलेंसी लिखूं तो बताओ कोवेलेंसी कितनी बनेगी 2, क्योंकि सल्फर के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 कोवेलेंसी में सल्फर जो कंपाउंड बनाता है वो होता है H2S, जहां पे सल्फर 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बताओ क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, बिल्कुल है, और इसकी एक से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। कैसे, देखो पहले ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पेयर्ड, ये आगे शिफ्ट, तो इसको हम बोलेंगे इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसी बनेगी, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला गया 3d में।
अब बताओ इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करस्पॉन्डिंग इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 4। तो अब ये आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, इसमें अगर आप कंपाउंड का एग्जांपल देखो तो आप यहां पर एग्जांपल ले सकते हो SF4, जिसमें सल्फर के पास 1 लोन पेयर होगा और 4 फ्लोरीन के साथ ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये रहा 1 लोन पेयर और ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। अभी एक और पॉसिबिलिटी है, ये जो एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी आगे शिफ्ट हो जाए तो फिर आपको मिलेगी इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 6। और इस कंडीशन में कंपाउंड बनेगा वो होगा SF6, जहां पे सल्फर 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक, तो सिंपल सा तरीका, ग्राउंड स्टेट की वजह से कोवेलेंसी 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वजह से कोवेलेंसी 4 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की वजह से इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सिमिलरली हम कंपेयर कर सकते हैं क्लोरीन को। आओ क्लोरीन की बात करते हैं। फिर देखो क्लोरीन एटम, तो सेम ऐसा ही केस बनेगा क्लोरीन का भी। क्लोरीन के लिए आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन आएगा 3s2 3p5, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर 3d ऑर्बिटल वेकेंट है। ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 1। कंपाउंड का एग्जांपल हो गया HCl, जहां पे क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 लोन पेयर्स होते हैं, 1 2 3। बताओ इसकी कितनी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होगी? 1 2 3, 3 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होगी। तो पहली एक्साइटेड स्टेट अगर आप बनाओ तो पहली एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे शिफ्ट हो जाए। जैसे ये आगे शिफ्ट होगा इसको हम बोलेंगे इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और बनाओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। बताओ 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 की जगह आप कितने हो जाएंगे? 4, तो 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है 3d में। बताओ अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, तो इस केस में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो चुकी है? 3। कंपाउंड का फॉर्मूला ICl3। 3 कोवेलेंसी के बाद इसमें 2 लोन पेयर बच रहे हैं, तो यहां पर ClF3, सॉरी ICl3 ClF3, और इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। आगे देखो क्या और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये फिर से कहां शिफ्ट हो जाए? और आगे शिफ्ट हो जाए। तो जैसे आगे शिफ्ट होगा आपको मिलेगी इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखो आप 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 लोन पेयर। अब 3p में 4 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 3, तो 1 2 3 और 3d में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो कोवेलेंसी कितनी हो चुकी होगी? 5। अब ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह कंपाउंड का फॉर्मूला होगा जैसे ClF5। तो ClF5 में क्या होगा? क्लोरीन के पास 1 लोन पेयर होगा और बाकी फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड्स बनाएगा। बताओ क्या आगे और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? अभी एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, ये भी शिफ्ट होकर आगे आ सकता है। तो जब ये शिफ्ट होकर आगे आएगा तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट बनेगी आपके पास? ये बनेगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट को आप ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा? ये आपका 3s
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इधर 3p, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में बनेगा यहां पर 3d, 1 2 3। अब गिनो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। सिंस यहां पर 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, कोवेलेंसी होगी 7। कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ ClF7 टाइप हो सकता है, जहां पर क्लोरीन के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो जितनी ज्यादा एक्साइटेड स्टेट बनती जाएंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कोवेलेंसी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड स्टेट बनने के चांसेस, और उतनी ज्यादा उस एलिमेंट की क्या हो सकती है, कोवेलेंसी। तो हेलोजेंस की कोवेलेंसी 1 3 5 7 हो सकती है ना। सल्फर पे आप जाओ, उसकी 3 कोवेलेंसी है, 2 4 6। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की कोवेलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हो। आई बात समझ में? अभी जनरली क्या होता है, कोवेलेंसी और वैलेंसी को हम लोग सेम लेकर चल लेते हैं। तो एक और डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंसी और वैलेंसी जनरली तो क्या होती है, सेम, लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? देखो, कोवेलेंसी मैंने आपको क्या बताया, कोवेलेंसी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। वैलेंसी सिंपल क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जरूरी नहीं है कोवेलेंसी और वैलेंसी हमेशा सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। तो क्लोरीन की कोवेलेंसी, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और क्या बना ले, 3s2 3p6 यानी Cl-। तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, जबकि इसकी कोवेलेंसी 1 3 5 7 कुछ भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक सा ध्यान रखना। कोवेलेंसी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में उस एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो होती है कोवेलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो आपने बचपन में सीखा है कि 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 होगी, जबकि इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 1 3 5 7 कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम टर्म डिफाइन करते हैं कोवेलेंसी का यूज क्या है वो मैंने आपको सिखाया कि जैसे आपसे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई PCl5 बनता है ना, और NCl5 नहीं बनता है, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जबकि SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है। तो इन सब का आप एक ही आंसर दोगे कि भाई जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकते हैं, जबकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो बस यही इस चीज का कंक्लूजन है कि थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के एलिमेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। थर्ड पीरियड वाले जहां अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, वहीं पर सेकंड पीरियड वाले अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। और अब इस चीज को जो आपने यहां सब कुछ पढ़ा, आप अपने अगले टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काम में लोगे, एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखोगे और उन्हीं के हिसाब से आप बॉन्ड्स फॉर्म किया करोगे। ठीक है, चलो, तो यहां अपना टॉपिक खत्म होता है कोवेलेंसी। एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसको बताया था, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, जो अब एक्चुअली हमको एक्सप्लेन करेगा बॉन्डिंग कैसे होती है, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के बारे में। आओ स्टार्ट करते हैं विद हाइब्रिडाइजेशन। तो आओ शुरू करते हैं अपने अगले और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन।
तो देखो हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत की हमने मीथेन मॉलिक्यूल के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग से आप Cl2, N2, F2, HF, HCl ओवरलैपिंग के थ्रू इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। बट एज पर आवर डिस्कशन हमने देखा था कि CH4 मॉलिक्यूल के जो चारों CH बॉन्ड्स हैं वो इक्वल होते हैं, बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होती है और चारों के चारों इक्वल बॉन्ड एंगल पर होते हैं। अगर हम ओवरलैपिंग के थ्रू बात करते तो हमने ये भी सीखा था कि ओवरलैपिंग के थ्रू तो 3 CH बॉन्ड सेम 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए थे और 4th CH बॉन्ड किसी और एंगल पर होना चाहिए था। दूसरी चीज, 3 CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो सेम होती, लेकिन 4th की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी? डिफरेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया, तो वहां से बात निकल कर आई कि चारों CH बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, पहली चीज। दूसरा सारे बॉन्ड एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम। तो इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए? कुछ ऐसे, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? वो होता है 2s2 और 2p2। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 2 है, जबकि यहां पे आपको दिख रहा है ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 4। तो यहां से क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा और कार्बन आ जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो 2s और 2p3 होगा। लेकिन अब अगर ये इस कंडीशन में बॉन्ड फॉर्म करता है तो फिर से यही केस बन जाएगा। 3 CH बॉन्ड सेम, चौथा CH बॉन्ड क्या होगा? डिफरेंट। यानी यहां के बाद एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि सारे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सब इक्वल लेंथ के, इक्वल कैरेक्टर के बन रहे हैं, यानी इक्वल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस के बीच में क्या होता है? यहां पर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या होता है? ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक। तो अब थोड़ा अजीब सा लगेगा, चलो मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं इस चीज को कि आखिर ये इंटरमिक्सिंग क्यों होती है। देखो, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन से बोला यार ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तू मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो यहां तो 2 ही हाइड्रोजन थे, मतलब अगर ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, 4, 6। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो कार्बन क्या करता है? इस स्टेट में हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगा, वो इस स्टेट में हाइड्रोजन के पास जाता है और हाइड्रोजन से बोलता है कि भाई मेरे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना तुम 4 लोग मिलकर मुझसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तुम शेयर कर लोगे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कार्बन ने हाइड्रोजन से बोला कि तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा, तुम अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेना, तुम भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल। हाइड्रोजन को आइडिया पसंद आ गया, तो हाइड्रोजन यहां पर आए। ठीक। हाइड्रोजन ने क्या देखा? हाइड्रोजन ने देखा कि 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है। ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, ये हम लोग n+l रूल में पढ़ते हैं, n+l रूल जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। भाई 2s और 2p, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीखा था, याद है हम डायग्राम बनाते थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, याद है? फिर हम यहां से ऐसे एरो चलाया करते थे, बोलते थे पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। तो ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। ये सबसे कम एनर्जी का है, इसके बाद ये सेकंड, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी, फिर 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी, फिर 3s की एनर्जी 2p से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, हमें पता है कि भाई 2p की एनर्जी क्या है? 2s से थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखो यहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां एक, यहां एक, यहां एक,
ये हाइड्रोजन एटम आए, 4 हाइड्रोजन एटम आए। अब हाइड्रोजन ने देखा कि यार इसकी एनर्जी कम है और इन तीनों की एनर्जी ज्यादा है। बताओ हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, लोअर एनर्जी के साथ या हायर एनर्जी के साथ? लोअर एनर्जी के साथ, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन को पहुंचने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी होगी। तो हर हाइड्रोजन चाहेगा कि वो इससे बॉन्ड बनाए, वो इन तीनों से बॉन्ड बनाना नहीं चाहेंगे। अब आप भी जानते हो इस एक से तो इन 4 में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो पहले तो इन चारों में लड़ाई हो जाएगी कि मैं यहां बॉन्ड बनाऊंगा। कोई भी हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन कार्बन से क्या बोलते हैं, यार पॉसिबल नहीं है, तेरे ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस है, हम चारों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से ही बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि हम में लड़ाई हो गई, हम सारे इसी से बॉन्ड बनाना चाहते हैं, हम तो इससे बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो कार्बन से उन्होंने बोला कि भाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो तेरा देख ले, हम तो बॉन्ड नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि तेरे ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस है। तो कार्बन बोला कि यार तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं। तो कार्बन क्या गया, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने अपने ऑर्बिटल से बात की, बोले यार तुम अलग अलग एनर्जी लेवल पर हो, तुम एक काम करो ना, तुम सबके सब एक एनर्जी लेवल पर आ जाओ। तुम सबके सब अगर एक एनर्जी लेवल पर आ जाओगे तो मैं तुमको, तुम्हारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, मैं तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन और लाकर दे दूंगा। ठीक, अब क्या होगा, सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर अगर आ गए, अगर सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर आ गए, बताओ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से मना करेगा? नहीं। अब चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर है और हाइड्रोजन इनके साथ आसानी से क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो मेन एक्सट्रैक्ट क्या है, हाइड्रोजन ने कार्बन के सामने कंडीशन रखी कि भाई हम तेरे साथ बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब तेरे सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, सेम एनर्जी लेवल पर हैं। और इस चीज के लिए कार्बन ने क्या किया, अपने ऑर्बिटल्स को मनाया, अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया। क्या किया? इंटरमिक्स किया। यह माना गया है कि ऐसा होता होगा, एक एटम जिसको दूसरे से बॉन्ड बनाना है तो उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कार्बन ने अपने 2s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और मिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाए जो सेम एनर्जी लेवल पर थे। कैसे लेवल पर थे? सेम एनर्जी लेवल पर। ध्यान देना, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वैसे आपने इसका नाम सुना होगा, बट स्टिल ऐसा कोई भी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो कार्बन ने अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और सबकी एनर्जी क्या है, सेम। अब 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे और इनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, सिंस सारे ऑर्बिटल सेम टाइप के हैं तो जो चारों CH बॉन्ड बनेंगे, चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम। सिंस सारे ऑर्बिटल सेम है तो सारे बॉन्ड एंगल्स भी क्या आने वाले हैं, सेम। तो यहां से इंट्रोड्यूस किया गया कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हमसे क्या बोलता है, ये हमसे बोलता है कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है, इंटरमिक्स करके कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाता है जिनके थ्रू बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो ये जो ऑर्बिटल्स के मिक्स होने का प्रोसेस हुआ, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आओ स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको नहीं बनाना है, तो समझना था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि आपको CH4 की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी थी। तो ये सब मैंने बोला, ये सब आपको याद नहीं रखना था, याद तो अब रखना है जो मैं सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो हमने देख लिया है क्या है। चलो डिफाइन करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। राइट, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having slight difference
having slight difference in their energies, having slight difference in their energies to produce new orbitals having same energy. Is called hybridization. ठीक, तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग, इसको आप हाईलाइट कर लेना, स्लाइट डिफरेंस। जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे उनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूं मैं आपसे, बट आप ये डेफिनेशन में याद रखना। तो कार्बन ने क्या किया, अपने 2s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और मिक्स करके कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनकी एनर्जी क्या थी, सेम। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात। दूसरा, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, तो वो आप यहां पे ऊपर लिख देना, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब आप बोलोगे थ्योरेटिकल मतलब ऐसा होता नहीं है। हां, प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता है नहीं पता है, लेकिन इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को बेस्ट आप यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए मान लिया गया ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहीं अकेले घूम रहे हो, मान लो आप अपनी छत पर अकेले घूम रहे हो, आपकी छत के ऊपर कोई और छत नहीं है, आपकी छत पे कोई और भी नहीं है, आप अकेले हो। घूमते घूमते आपको पीछे से एक थप्पड़ पड़ता है खींच के, बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे वो थप्पड़ आपको कैसे पड़ा, क्या बोलोगे, भूत है। ये तो बोलते हैं भूत है ना, भूत ने थप्पड़ मार दिया। हाँ भाई, भूत है। भूत एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है आपको पता ना मुझे पता। जिस दिन देख लेते हैं उस दिन प्रैक्टिकली होता है, और जिस दिन नहीं देखते हैं उस दिन नहीं होता है। तो अगर आप भूतों में विश्वास नहीं करते हो, आप छत पे घूम रहे हो रात को 12 बजे 1 बजे, घूमते घूमते आपको एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, तो आपके लिए भी भूत एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही बात है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन वो जो थप्पड़ पड़ने की प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, उसको एक्सप्लेन आप बेस्ट कर सकते हो कि वो थप्पड़ भूत ने मारा, और कोई तो मारने वाला है नहीं। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है। कौन सी प्रॉपर्टीज को, मीथेन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल क्यों होती है, उसको बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 की स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं और इसको फॉलो करते हैं। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से डील करने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, इसलिए आप लोग हेडिंग डालो नेक्स्ट, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिनके बेसिस पर आप हाइब्रिडाइजेशन से डील करोगे। तो देखो, जो सबसे पहला रूल है मैं आपको बता भी चुका हूं, डेफिनेशन में लिख दिया है। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन can only take place between the orbitals of the same atom. It cannot occur between the orbitals of डिफरेंट एटम्स। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स में होता है, दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा एग्जांपल कार्बन के ही 2s और कार्बन के ही 2p की इंटरमिक्सिंग हुई। क्या ऐसा हुआ कि कार्बन का ऑर्बिटल 2s
हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से मिक्स हो रहा था, नहीं हुआ ना। हाइब्रिडेशन जब भी होगा एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, दो अलग अलग एटम्स के बीच में कभी भी हाइब्रिडेशन नहीं होता, वो तो क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जबकि सेम एटम के बीच में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहली बात समझ में आता है, चलो बहुत अच्छे। दूसरा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करके लिख रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली अकर between the atomic orbitals having slight difference, स्लाइट की जगह आप स्मॉल लिख लो, रादर एक ही बात है, हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन देयर एनर्जीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकता है जिनकी एनर्जी में डिफरेंस कम है। इफ एनर्जी डिफरेंस इज लार्ज, hybridization cannot occur. ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, जैसे 1s है तो 1s और 2s की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है। ठीक, हो सकता है इनमें हाइब्रिडेशन, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको कभी। 2s और 2p, तो 2s और 2p में हाइब्रिडेशन हो सकता है, लेकिन 1s और 2p में नहीं हो सकता। क्यों? इन दोनों के बीच में ये ऑर्बिटल आ गया, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो चुका है। 2p के बाद कौन आता है, 3s। तो 2p और 3s में हाइब्रिडेशन हो सकता है, लेकिन 2s और 3s में हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता। क्यों? एनर्जी गैप क्या हो चुका है, ज्यादा। 3s के बाद कौन आएगा, 3p। तो 3s 3p में हाइब्रिडेशन हो सकता है, अगेन 2p 3p में नहीं हो सकता। 3s 3p के बाद कौन आएगा, 3d। तो 3s 3p में हाइब्रिडेशन हो सकता है, 3p 3d में हाइब्रिडेशन हो सकता है, 3d 4s में भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, लेकिन जंप पॉसिबल नहीं है ना, जंप नहीं हो सकता, बीच में कोई ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए। 3s और 3d में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और चीज होती है, एक और चीज क्या, 3s 3p 3d तीनों में मिलाकर हाइब्रिडेशन हो सकता है। 3s में हो जाए, 3p में हो जाए, 3d में हो जाए, एक साथ हो सकता है, जंप नहीं हो सकता। 3s और 3d में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट है, ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, हाइब्रिडेशन कैन अकर इन दोज ऑर्बिटल्स इन विच, फिर ऑप्शन दे देगा, नो एनर्जी डिफरेंस, लार्ज एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो अगर एनर्जी डिफरेंस नहीं है या स्मॉल है तो उनके अंदर क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान रखना। हाइब्रिडेशन सिर्फ उनके बीच में होगा जिनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम। फिर थर्ड रूल क्या है, आप देखो, हमने कार्बन के 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में क्या करवाया था, हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। बताओ कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया था, एक 2s ने और 3 2p ने। बताओ इनके हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने नए ऑर्बिटल्स बने थे, 4 बने थे ना, 4 ऑर्बिटल्स। तो क्या हुआ, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 3 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 ने किया है तो 4 बनेंगे, 5 ने किया है तो 5 बनेंगे। ठीक, तो ये आपका अगला पॉइंट है, इस पे ध्यान दें। थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स formed after hybridization will be equal to
number of orbitals participating in hybridization. जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ना एक कम होगा ना ही एक ऑर्बिटल ज्यादा होगा। ठीक, तो ये अपना थर्ड रूल। फिर मूव करते हैं फोर्थ रूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये भी आपको बताया था, जितने भी ऑर्बिटल्स नए बनते हैं हाइब्रिडेशन से वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी साइज सेम, उनकी शेप सेम, उनकी एनर्जीज भी क्या होती हैं, सेम। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट है। ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ऐसा नहीं लिख के बस लिख लो, ऑर्बिटल्स formed after hybridization. The orbitals formed after hybridization are identical in all respect. That is size, shape and energy. ठीक, तो एक टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी साइज सेम होती है, शेप सेम होती है, एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। अगर हम एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटी लोब और ये एक बड़ी लोब, कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, ये इसका जनरल नोटेशन है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसकी कॉमन शेप है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, देखो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत कम है, ऑलमोस्ट पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। इट हैज मोर डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, जगह नहीं है, आप लोग साथ साथ लिख लो वरना आपको दिखेगा नहीं। दिस इज मोर डायरेक्शनल नेचर, यानी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इस चीज को मैं आगे चल के यूज करूंगा, आप ध्यान रखना। जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे सबके सब सेम होंगे, चाहे साइज देखो, चाहे शेप देखो, चाहे एनर्जी देखो। और दूसरा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है वो एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, इसलिए दीज हैव मोर डायरेक्शनल नेचर। कॉपी करो। फिर देखो हाइब्रिडेशन का फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो एक्चुअली आपको कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड arrange themselves in such a way that the repulsion between the orbitals is minimum। ठीक, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये अपने आप को स्पेस में अरेंज करते हैं। अरेंज देमसेल्व्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और लिख देना आप यहां पर इन 3D स्पेस। ठीक, तो स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं सच दैट द रिपल्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज मिनिमम एंड thus providing a regular
ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल में आप ऑर्बिटल को, मतलब जिस मॉलिक्यूल में आप हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर रहे हो, उसमें जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो अपने आप को एक फिक्स्ड ज्योमेट्री के अंदर फिक्स्ड डायरेक्शंस में अरेंज करते हैं, सच दैट उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। और रिपल्शन मिनिमम अगर अरेंज करेंगे तो वहीं से एक मॉलिक्यूल को उसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है। कौन सी ज्योमेट्री मिलती है? रेगुलर ज्योमेट्री। तो आपको अब ये ध्यान रखना है, समझना है, सीखना है, रटना नहीं है, याद आपको अपने आप हो जाएगा यूज करते करते। हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं जहां पर हम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और उनसे बनने वाली शेप और बॉन्ड एंगल्स की बात करेंगे। तो एक छोटी सी टेबल टाइप हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पार्ट में तो हो नहीं पाएगी। यहां से शुरू करते हैं, एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर बताता हूं कि कैसे मॉलिक्यूल को उसकी स्ट्रक्चर मिलती है। तो देखो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का आगे का पार्ट इसी टेबल के हेल्प से आपको पढ़ना है। तो छोटी सी टेबल बना रहे हैं हम लोग। टेबल में क्या है, यहां पर तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक। यहां हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की, और यहां बात करेंगे बॉन्ड एंगल्स की, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहला, हमारे पास अगर दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इसको कुछ आपको समझना होगा इन एग्जांपल से। मेरे पास होल्डर्स हैं, मान लो ये दो होल्डर्स, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। मुझे होता क्या है, बेसिकली इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मुझे इन दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्शन हो। बताओ ऐसे अरेंज करूं, यहां तो टच कर रहे हैं ऑलमोस्ट, रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा। एक ऐसे करूं, डिस्टेंस बढ़ गई, रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा कम। ऐसे करूं 90 डिग्री पे, देखो रिपल्शन और कम हो गया। लेकिन ये रिपल्शन मिनिमम नहीं है। मिनिमम क्यों नहीं है, अभी भी डिस्टेंस बढ़ना बाकी है। देखो ऐसे से बढ़ते जाए, फाइनली ये कैसे आ जाए, कुछ ऐसे। यहां पर ये आ गए। बताओ अब इनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यहां थे तो डिस्टेंस कम थी, यहां पर है डिस्टेंस मैक्सिमम। ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे। अगर आप इससे नीचे ले आओगे तो फिर से डिस्टेंस देखो कम होना शुरू हो जाएगी। यानी दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसे अरेंज हो एक लाइन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। बताओ ये एंगल कितना होता है, हाँ कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब जब आपके पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज्ड होंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2 है, जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी होगी, लीनियर, ठीक। और बॉन्ड एंगल, तो लीनियर ज्योमेट्री कैसी होगी, ये आपका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या आपका दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे, 180 डिग्री एंगल पर अरेंज्ड होंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल तीनों आपको याद रखने होंगे। अगला केस, आपके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो देखो ये 2 ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल। अब तीनों को अरेंज करना है, तो तीनों को जब अरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से ये अरेंज होंगे, इस तरह से। तीनों में बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। जब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं तो ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर अरेंज होते हैं। और ज्योमेट्री, इसको कुछ ऐसे देखो, देखो ये एक प्लेन है और इस प्लेन में एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, प्लेन के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो जब आपके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, 120 डिग्री। यानी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये आपका तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे, 120 डिग्री एंगल पर। यानी आप इस ज्योमेट्री को सिंपल ऐसा बना सकते हो, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, तीनों में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री।
और अगर आप इनके एजेस को मैच करो तो ये ज्योमेट्री बनी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बोलो बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरह जब आपके पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे तो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल। तो उसमें क्या होंगे? आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होंगे, एक ऐसे, एक अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, एक ऐसे अरेंज करेगा और एक ऐसे अरेंज करेगा। और अब ये चारों एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट। और जब आप इनके पॉइंट्स को मैच करोगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये तो बनेगा आपका एक ट्राइगोनल प्लेन। ठीक। और जब आप सारे एजेस को मैच करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्या है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो ये मीथेन होता तो मीथेन की स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते? C, एक H ऊपर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। तो जो कार्बन है ये सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पर इस तरह से बैठा हुआ होता, और जितने भी HCH बॉन्ड एंगल है ये सारे के सारे कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट्स। टेंशन मत लो, अभी तो आप इन स्ट्रक्चर्स को पहली बार देख रहे हो। यूज करते करते आप इनको बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना भी सीख जाओगे और आपको ये सारी चीजें याद भी रह जाएंगी। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले पे। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर 5। तो जब आपके पास 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी बनती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये ज्योमेट्री कैसी होती है? इसमें क्या होता है? एक ट्राइगोनल प्लेन बनेगा लाइक दिस। ठीक, तो 5 ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड ऊपर जाएगा ऐसे और एक बॉन्ड आएगा नीचे। तो थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं आपके लिए। ये तो बनेगा ट्राइगोनल प्लेन। इस ट्राइगोनल प्लेन में जो बॉन्ड्स होंगे, दीज बॉन्ड्स विल बी एट 120 डिग्री एंगल टू ईच अदर। तीनों बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। लेकिन जो 2 बॉन्ड्स और ऊपर और नीचे होंगे ये इन बाकी बॉन्ड से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। ठीक, तो अगर आप स्ट्रक्चर में एंड्स को ज्वाइन करना शुरू करो तो देखो, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है ट्रायंगुलर बेस पर और एक पिरामिड ये नीचे बनेगा जो आप इधर से मैच करोगे इस वाले पॉइंट से। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल, कुछ इस तरह से। ये एक ट्राइगोनल पिरामिड ऊपर और ये दूसरा जो ट्राइगोनल पिरामिड होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो मेन चीज आपको याद रखनी है बॉन्ड एंगल्स। यहां पर एक बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और दूसरा बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो ट्राइगोनल प्लेन बन रहा है इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। कौन सा प्लेन बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। और यहां पर ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर से आपने बॉन्ड बनाए इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक, सिमिलरली जो येलो कलर से बॉन्ड्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में आपको 2 तरह के बॉन्ड्स मिलेंगे, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड्स
और दूसरे एक्सियल बॉन्ड्स। और आप ये ध्यान रखना, यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा लंबे होंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे चलकर सीखेंगे, बट अभी तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? 5 के बाद आएगा नंबर 6 और 7। कॉपी करो, फिर उनकी बात करते हैं। फिर देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो आपके पास 6। तो जब 6 होता है तो ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पहले आपके पास ऐसा एक स्क्वायर प्लेन बनता है, लाइक दिस। यहां पर 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा। तो आप देखो, सारे पॉइंट्स को मैच करना शुरू करोगे। ये तो ये देखो, ये एक फेस पीछे वाला, ये सामने वाला दूसरा, ये तीसरा साइड वाला और ये फोर्थ पीछे वाला। 4 फेस बनेंगे ऊपर, और सिमिलरली ये 4 फेस बनते हैं नीचे, लाइक दिस। 4 फेसेस ऊपर हैं और 4 फेसेस नीचे हैं। ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 8 फेसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। आप इसको सिंपल ऐसे बना सकते हो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, कुछ इस तरह से। ठीक? और सारे बॉन्ड एंगल्स, यहां पर ये बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री है और ये बॉन्ड एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो जहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक बॉन्ड एंगल 120 था और दूसरा 90 था, यहां पर सारे बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं? सेम 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं। एक और बॉन्ड एंगल होता है ये वाला, दोनों एक्सियल बीच के, जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। लास्ट एंड फाइनल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 7। तो अगर आपके पास 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो जो ज्योमेट्री बनती है उसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? अभी आपके पास एक पेंटागन बनेगा लाइक दिस, उसके सेंटर से एक बॉन्ड, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल। बाइपिरामिडल यानी एक बॉन्ड ऊपर, यानी एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो जैसे आप इसके एंड्स को मैच करोगे, देखो ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, सेम ऐसा ही पिरामिड नीचे बनेगा। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंगल, तो ये पेंटागन है, इसके अंदर के बॉन्ड एंगल होंगे 72 डिग्री, जबकि ये बॉन्ड एंगल, तो देखो ये और ये तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये एक बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक? तो इस तरह से जितने ऑर्बिटल्स उतनी स्ट्रक्चर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड एंगल्स, आपको इसको रटने नहीं बैठना है। अभी हम इनको यूज करेंगे, देखो थोड़ा स्ट्रेस तो आपको देना होगा, पढ़ना होगा, इनको एक बार समझना होगा। उसके बाद जैसे हम इनको यूज करते जाएंगे ये आपको याद होते जाएंगे। याद करने की चिंता आप मत करो, वो मैं करवा दूंगा। आप बस चीजों पे फोकस करो, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और कौन कौन से इनमें बॉन्ड एंगल होते हैं। तो देखो एक बार रिवाइज करते हैं टेबल को। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2, ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 3, ज्योमेट्री कैसी होगी? टेबल देखकर बोलो। ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? 120 डिग्री। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4, ज्योमेट्री कौन सी? हाँ, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। फिफ्थ, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी होगी?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। और आप चाहो तो ये एक बॉन्ड एंगल और लिख लेना, ये येलो से येलो वाला, दैट इज 180 डिग्री। ठीक, फिर दो तरह के बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड से लेंथ में ज्यादा होते हैं। फिर आओ इधर, ऑक्टाहेड्रल, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये ज्योमेट्री, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और ये एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यहां पर सारे बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है ना, यहां वैसा फंडा नहीं है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही चलेगा। और फिफ्थ एंड लास्ट, 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल्स पेंटागोनल प्लेन में 72 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। यहां पर भी ये दो एक्सियल बॉन्ड्स लेंथ में क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा होते हैं। क्यों? ये चीजें भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ये था सिंपल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन से हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट। ये प्रिडिक्ट का फंडा भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा कि मैं प्रिडिक्ट ही क्यों बोल रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।